Hi everyone, welcome to the lectures of business studies. My name is Digant Chadda and I am a chartered accountant and lawyer by profession. Sir, अब हमको समझना है कि हम बिजनेस स्टडीज में क्या सीखने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। दो इंपॉर्टेंसेस हैं हमारी बिजनेस स्टडीज की। नंबर वन, एक तो हमको एग्जाम देना है, उसमें नंबर लाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो आप लाइफ में कुछ भी करो, अगर आप अभी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ चांस कि शायद आप इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल आगे जाकर ना करें, क्योंकि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हैं देन यू विल वर्क विद अकाउंट्स, यू विल वर्क विद फाइनेंस, बट आपका इकोनॉमिक्स से ज्यादा लेना देना नहीं होगा कुछ। सिमिलरली अगर आप इको ऑनर्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर अकाउंटेंसी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको हम आगे जाके लाइफ में इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है उस करियर चॉइस पर जो आप आगे जाकर लोगे। बट बिजनेस स्टडीज या बिजनेस सेंस की अगर बात करें, बिजनेस नॉलेज की बात करें, तो आप लाइफ में आगे जाके कुछ भी कर लो, आप एज एन एम्प्लॉय काम कर लो, आप प्रोफेशनल बन जाओ या आपका अपना कोई धंधा हो, आपको इस नॉलेज, इस सब्जेक्ट की जरूरत हर जगह पड़ेगी, ठीक है। सो इसको सिर्फ इस तरीके से मत पढ़ना कि मेरे को अपनी 11वीं का पेपर देना है और पास करना है, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोरिंग है। फिर तो आपको रट्टा मारना है, फिर आपको ये लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी किताब पढ़ो, उसको रट्टा मारो और एग्जाम में जाके लिखाओ, ठीक है जी। वहां पर मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर किताब में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, ठीक है, अगर सिर्फ एग्जाम ही पास करना है। लेकिन इफ यू वांट कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे वो लंबे समय तक एक तो याद रहे और दूसरा मैं प्रैक्टिकली उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊं इन माय लाइफ, इन माय करियर, इन माय जॉब, इन माय प्रोफेशन, ठीक है, देन आई कैन assure you that these lectures will be a good aid to you, a good help to you, ठीक है। साहब आप समझते हैं हमको बिजनेसेस के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है, हम बच्चे नहीं हैं, हम 11th क्लास में आ चुके हैं, हमें पता है that there are various kinds of organization, various kinds of activities and various kinds of business in an organization, ठीक है। साहब आपकी इकोनॉमी के अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और उनके कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक केले की रेडी वाला है तो वो भी एक बिजनेसमैन है, वो भी एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है। एक दुकानदार है जो किराने की दुकान है, आटा दाल चीनी बेचता है, वो भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है जी। एक प्रोफेशनल है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपनी सर्विसेज बेच रहा है, साहब वो भी बिजनेसमैन है, ठीक है जी। बट टर्मिनोलॉजी उसकी अलग है, उसके धंधे को वो प्रोफेशन बोलता है, ठीक है जी। अल्टीमेटली हर एक का एक धंधा है और उस धंधे की 3 कैटेगरीज होती हैं। 1 इज बिजनेस, 2nd इज प्रोफेशन, 3rd इज एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1, या तो आप कोई चीज खरीद या बेच रहे हो, ठीक है, या तो वो गुड्स हो सकती हैं या फिर वो सर्विसेज हो सकती हैं। दूसरी क्या है, आप कोई प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल मतलब आपके पास कोई डिग्री है, ठीक है जी, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इन लोगों को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। तीसरे हो गए साहब एम्प्लॉयमेंट, नो पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नोन एज एम्प्लॉइज, ठीक है जी। तो 3 कैटेगरी कौन सी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज 11th कंटेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू लेना है, और 12th स्टैंडर्ड में जब हम आएंगे तब हम बिजनेस की इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी हमको सिर्फ ये समझना है बिजनेस क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस कहलाती हैं और कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको आप बिजनेस नहीं कह सकते हो, ठीक है। फिर जब आपको अपना कोई धंधा सेटअप करना है तो साहब लॉ ऑफ द लैंड को भी तो मानना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं किसी चीज का धंधा करना चाहता हूं तो क्या भारत सरकार उसकी अनुमति देती है, क्या अलाउ करती है भारत सरकार आप वो धंधा कर पाए, पहली चीज तो ये। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, हम आगे जाके इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, एक आदमी जो खुद उस धंधे का मालिक है, यानी कि एक ही आदमी मालिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी। सेकंड कैन बी पार्टनरशिप, यानी कि एक से ज्यादा लोग धंधे के मालिक हैं। तीसरा हो गया साहब कॉर्पोरेट, विच इज अ कंपनी फॉर्मेशन।
कंपनीज एक्ट हमने पूरा का पूरा बना रखा है कि आप एक कंपनी बना सकते हैं जहां पर बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग कंपनी के मालिक हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं, इट्स अ कंपनी. साहब इस कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है, इसके हजारों मालिक हैं और उन मालिकों को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर. तो जिसने भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक मार्केट में जाकर शेयर खरीद लिया वो उस कंपनी का मालिक है. ठीक है, तो ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 कैटेगरीज में इसको सेग्रीगेट जनरली करते हैं. और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, इसको हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे. उसके बाद द नेक्स्ट पोर्शन इज द फाइनेंस एंड ट्रेड. फाइनेंस एंड ट्रेड मतलब नंबर 1, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है. तो वो पैसा कहां कहां से आ सकता है साहब? बैंक से आ सकता है, NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से आ सकता है, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, डेट मार्केट से लोन उठा सकते हो और लोन उठाने के कई सारे तरीके हैं. या फिर आप अपने धंधे के अंदर एक और मालिक ले आओ और उसको बोलो कि भाई कैपिटल डाल इस धंधे के अंदर, आप वहां से भी पैसा रेज कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं. अब अगर मैं अपने कंटेंट को 2 हिस्सों में बांटूं, सो नंबर 1 विल बी द फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस. ठीक है जी, फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस. साहब इसमें हमारे 6 चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं. नंबर 1 विल बी एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस कहलाती हैं और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस का पार्ट नहीं है. जैसे एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं इनको. ठीक है जी, तो ये लोग क्या हैं? ये पैसा कमाने की इंटेंशन से काम नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई दीज कैन नॉट बी confined or categorized as a business. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताई. आप सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं, आप पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई एक कंपनी हो सकती है. थर्ड इज पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनी. सब पब्लिक कंपनी होती है जिसके अंदर पब्लिक का स्टेक होता है. पब्लिक का स्टेक मतलब जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी, इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है जी, हालांकि हमको पता है कि इनके सबसे ज्यादा जो शेयर्स होल्ड करते हैं वो मुकेश अंबानी है, लेकिन ये कंपनी पब्लिक है. मुकेश अंबानी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं. ठीक है जी, प्राइवेट कंपनी हो गई कि प्राइवेटली हेल्ड है, पब्लिक का पैसा इसमें लगा हुआ नहीं है. मल्टीनेशनल कंपनी हो गई साहब, ये कंपनी बहुत सारी जगह पर ऑपरेट करती है. ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये किसी एक जगह से बिजनेस नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं यूनिलीवर की, तो साहब यूनिलीवर लिमिटेड इज नॉट एन इंडियन कंपनी. उन्होंने अपनी इंडियन लेग बनाई हुई है, एक इंडियन डोमेन बनाया हुआ है जिसको वो बोलते हैं HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. सिमिलरली पाकिस्तान में भी यूनिलीवर है, नोन एज पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. तो हर लोकेशन पर यूनिलीवर का धंधा है, हर देश में उनका धंधा है. ठीक है जी, इट्स अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. ठीक है. फोर्थ, बिजनेस सर्विसेज, यानी कि धंधा सिर्फ सामान का, गुड्स का नहीं होता, सर्विसेज का भी होता है. ठीक है जी, आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो जो सिम कार्ड है वो सर्विस है या गुड्स है? जनरली 99% कैटेगराइज्ड एज अ सर्विस ओनली. ठीक है. फिफ्थ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. साहब ये ना बड़ी नई चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है जो आप पढ़ेंगे. यानी कि नए बिजनेस कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं. नए बिजनेस हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज. आज के टाइम पे एक आदमी
यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल, मैं नाम शायद गलत बोल रहा हूं, नीति सिंह। सब सुपर वुमन नाम का इनका एक यूट्यूब चैनल है जिससे इन्होंने 4 या 5 साल पहले वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया। आपने देखा जरूर होगा, ऑब्वियसली अब आप सर्च करोगे तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, हाँ जी हमने इनको कहीं ना कहीं देखा हुआ है। इन्होंने पिछले साल $7.5 मिलियन कमाए सिर्फ यूट्यूब वीडियोस कंटेंट बनाकर। ठीक है, दिस इज अ न्यू बिजनेस मॉडल, समझ पा रहे हो? 75 लाख US कमाए उन्होंने सिर्फ यूट्यूब कंटेंट से। सो दीज आर न्यू बिजनेसेस जो अब मार्केट में जनरेट हो रहे हैं। ब्लॉगिंग इज वन ऑफ देम, यानी कि एक बंदा कुछ नहीं करता, एक जगह पर जाकर खाना खा के आता है, उसको खाना बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में अपने ब्लॉग के ऊपर लिखता है जी ये खाना, यहाँ पे जाके आप खाना खाइए बहुत अच्छा है, तो वहां पर लाखों लोग उसके ब्लॉग को पढ़ते हैं एंड वहां से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और मॉडल्स ऑफ बिजनेस। एंड 6th पार्ट एंड द लास्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी of business and business ethics. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीजें तो पैसों से खरीद कर इस्तेमाल करती है और कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करती है। यानी कि अगर आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है दिल्ली शहर के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ ना कुछ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे होगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हवा खराब हो रही होगी, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा होगा, हमारी वाटर बॉडीज को नुकसान हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कुछ ना कुछ नुकसान तो हो रहा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, देन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है जी, नंबर 1 जो सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो होती है कि आप ट्रू एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें, कस्टमर को धोखा ना दें। ठीक है, एक जगह पर माल जितने का मिल रहा है दूसरी लोकेशन पर माल उतने का ही मिलना चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जहां पर अमीर लोग हैं वहां महंगा, जहां गरीब लोग हैं वहां सस्ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। बिजनेस एथिक्स को हम समझेंगे कि एथिकल यानी कि एक सही तरीका काम करने का क्या होना चाहिए। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने एथिक्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, एंड द सेकंड पोर्शन विल बी फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड यानी कि धंधा कितने फॉर्म्स का हो सकता है, यानी कि धंधा इंटरनेशनल हो सकता है, धंधा नेशनल हो सकता है, धंधा स्टेट से भी कन्फाइंड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। इसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है दैट विल बी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि जब आप एक बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके अंदर पैसा, फाइनेंस कहां से आ सकता है। एक तो आप अपने घर से पैसा लेके जाएंगे, मेरे को पापा ने पैसा दिया, मैंने उससे एक नया धंधा सेटअप किया, दिस इज नोन एज कैपिटल, ओनर्स कैपिटल। ठीक है, दूसरा विल बी आउटसाइडर्स कैपिटल नोन एज डेट, नोन एज लोन। ठीक है, आप बाहर से पैसा ले सकते हैं, और वो बाहर से पैसा कहां से ले सकते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बैंक से ले सकते हैं, एनबीएफसी ले सकते हैं, शेयर मार्केट से ले सकते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद स्मॉल बिजनेस, सब छोटे बिजनेसेस जो होते हैं इसको हम इंडियन टर्मिनोलॉजी में एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज, और भारत सरकार ऐसी एंटिटीज को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड का मतलब साहब वो ट्रेड जो आप विद इन इंडिया करते हैं, माल खरीदते या बेचते हैं विद इन इंडिया। एंड द लास्ट विल बी योर इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप एक तीसरी कैटेगरी इसमें और पढ़ेंगे, नोन एज एंट्रीपोर्ट। ठीक है, सब मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन
पहले दो चैप्टर आपके हैं 16 नंबर के, ठीक है जी। पब्लिक प्राइवेट की बात करें और आपका बिजनेस सर्विस, ये दो चैप्टर हैं आपके 14 मार्क्स के, और ये जो लास्ट के दो हैं ये दो चैप्टर्स, सॉरी ये से 4 तक ही है, दिस विल बी वर्थ 10 मार्क्स। तो आपका पहला पोर्शन जो है ये तकरीबन 40 नंबर का पेपर आपका बनाता है, ठीक है जी। एंड देन इज द फाइनेंस एंड ट्रेड पार्ट, पहले ये नोट डाउन कर लो। सो दिस इज 1 and 2, 3 and 4, and 4 and 5, 5 and 6. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस तकरीबन 20 नंबर, एंड ये भी 20 नंबर। फिर 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा जो भी आपका स्कूल में होगा। तो ये है जी हमारा टारगेट, ये चीज़ें हमने समझनी है, और सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं समझनी, हमने प्रैक्टिकली भी समझना है कि एक चीज़ तो हमको क्या बोल रही है और दूसरा प्रैक्टिकली मार्केट में ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी समझेंगे हम, ठीक है। तो साहब शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। तो साहब एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स में हमने पहले तो ये समझना है कि बिजनेस की शुरुआत कहां से हुई। तो बिजनेस क्या करेंसी से पहले शुरू हुआ था या करेंसी के बाद में शुरू हुआ था? सो ऑब्वियसली जब तक रुपया नहीं होता था हमारे यहां पर एक बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब आप धंधा करते थे और एक गुड्स के एक्सचेंज में आपको दूसरे गुड्स मिल जाते थे। आप चावल देते थे, आपको चीनी मिल जाती थी, आप चीनी देते थे, आपको दाल मिल जाती थी, आप दाल देते थे, आपको उसके अगेंस्ट आटा मिल जाता था। ठीक है जी। सो दिस सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। लेकिन उसमें उस सिस्टम में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि साहब एक चावल के अगेंस्ट कितनी चीनी एक्सचेंज होनी चाहिए, कितनी दाल एक्सचेंज होनी चाहिए, कितना आटा एक्सचेंज होना चाहिए। इसका मतलब एक कमोडिटी का कोई एक वैल्यू सेट करना मुश्किल था। एक ही चीज, यानी कि अगर मैं सिर्फ बात करूं साहब मेरे को राइस खरीदनी है 1 kg, तो 1 kg के अगेंस्ट मैं कौन सा गुड एक्सचेंज करूं, तो वो हो जाता था कभी कभी मान लो साहब हो जाता आधा किलो चीनी, 1 किलो दाल, 2 किलो व्हीट फ्लावर। तो मान लीजिए कि अगर आपकी 25 कमोडिटीज हैं तो एक के अगेंस्ट 25 कमोडिटीज को लिस्ट करना पड़ता था और उन 25 के अगेंस्ट 25 और। ठीक है जी। सो 25 स्क्वायर, अगर 25 कमोडिटीज हैं तो उनके टोटल प्राइजेस कितने हैं 625। अभी ये तो मैंने बहुत छोटा सा एस्टिमेट बताया, सिर्फ 25 कमोडिटीज थोड़ी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास तो लाखों हैं। तो आप 1 लाख का अगर आप स्क्वायर करोगे तो सब पागल हो जाएंगे। हम तो रेट लिस्ट ही बनाते रह जाएंगे। 1.5-2 साल तो बैठ के पहले रेट लिस्ट बनाएंगे, फिर हम धंधा शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो बार्टर सिस्टम को खत्म करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको एक कमोडिटी की एक ही वैल्यू चाहिए थी। ठीक है। एंड देन वी डेवलप्ड करेंसी। ठीक है। और हिंदुस्तान की करेंसी क्या है? रुपया। साहब रुपया सिर्फ हिंदुस्तान की करेंसी नहीं है, इसलिए आप इंडियन करेंसी को रुपीज नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। इट्स ऑलवेज इंडियन नेशनल रूपी। ठीक है। क्योंकि रुपी नेपाल में भी चलता है, भूटान में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, इंडोनेशिया को भी शायद रुपया ही बोलते हैं वो। ठीक है जी।
तो आपको ध्यान में रखना है, इट्स ऑलवेज इंडियन नेशनल रुपी, ठीक है, दिस इज आवर करेंसी। उसके बाद अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो साहब क्या चीज होती है बिजनेस, और किस तरीके की एक्टिविटी बिजनेस बोला जाता है, ये हमने समझना है, ठीक है। सो नंबर 1, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, आप सारा दिन क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं पहले उसको सोचते हैं, ठीक है। आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप अपने स्कूल जाते हो, स्कूल में जाके पढ़ाई करते हो, वापस आते हो, कोचिंग जाना होता है तो जाते हो, वापस आके आप सो जाते हो। आपके पूरे दिन के अंदर आपकी अगर एक्टिविटीज को देखा जाए, क्या आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी थी विच वॉज डन डायरेक्टली विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी? क्या आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी इंटेंशन पैसा कमाना थी? साहब मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पैसा कमाना है, वो इनडायरेक्ट इंटेंशन है। क्या अल्टीमेटली आप उससे पैसा कमा पा रहे हो अभी? तो नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं साहब आपके पापा की। तो साहब आपके फादर साहब सुबह निकले, अगर उनका अपना बिजनेस है तो वो अपनी शॉप पर गए या अपनी फैक्ट्री में गए, अगर उनकी कोई जॉब है तो वो अपने ऑफिस गए, वहां जाके वो काम करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है सुबह उठकर ऑफिस तक या अपनी शॉप या अपनी फैक्ट्री तक जाने का? ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, इंटेंशन की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली क्या होता है, छोड़ दो उसको। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है मुनाफा, पैसा कमाना, ताकि मेरे बच्चे खाना खा सके, मेरे बच्चे स्कूल जा सके, मेरे बच्चे कपड़ा पहन सके, ठीक है जी, सेम थिंग, मेरी फैमिली वेल ऑफ हो, ठीक है जी। इंटेंशन की बात कर रहा हूं, तो ये है उनकी इंटेंशन। क्या इंटेंशन पैसा कमाना है? जी है। तो अगर है और पैसा कमा भी रहे हैं तो उस केस में इट्स अ बिजनेस, ठीक है। सब अब बात करते हैं आपकी मम्मी की। वो पूरे दिन में क्या क्या काम करती हैं भाई? वो सुबह पहले तो पूरी जनता को उठाती हैं घर की, ठीक है जी, बच्चे होते हैं छोटे, नहलाती धुलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, कपड़े प्रेस करती हैं, खाना बनाती हैं, खाना पैक करके आप लोगों को देती हैं। फिर शाम को जब आप वापस आते हैं तब भी आपका खाना तैयार होता है, आप खाना खाते हैं, आप सो जाते हैं, फिर वो अगले दिन की तैयारी करने लगती हैं। क्या उनका कोई भी काम इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि मुझे पैसा कमाना है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो एक्टिविटीज बिजनेस कहलाएंगी? कभी भी नहीं कहलाएंगी। तो वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने की इंटेंशन से नहीं की जा रही, वो कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो साहब ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की कैटेगरीज को समझते हैं। हेडिंग लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। Human activities. So all human activities can be categorized as follows. All human activities can be categorized as follows. साहब एक तो हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही जो पैसा कमाने की इंटेंशन से की जाए, कोई भी ऐसा काम जिसकी इंटेंशन हो पैसा कमाना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इनको आप सोशल एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। ऐसी कोई भी ऐसा काम सोशल, रिक्रिएशनल, ठीक है जी, मैं जाके खेलता हूं तो मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूं, मेरे को पैसे नहीं मिलते खेलने के, क्रिकेट खेलने के, लेकिन मैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मेरा दिल करता है सिर्फ उसके लिए खेल रहा हूं, पैसा कमाने के इंटेंशन से नहीं खेल रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैंने अभी बताया था कि साहब 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। Number 1 business, number 2 profession, and number 3 employment. ठीक है जी।
फिर बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो पहली तो हो गई रिलीजियस। रिलीजियस कोई भी हो सकती है, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, वहाँ सेवा करना, भंडारा बांटना। आप अपने घर से खाना बनाकर लेके जाते हैं, ठीक है जी, रोटी दाल चावल बना के लेके जाते हैं और वहां पर जाकर आप प्रसाद की फॉर्म में उसको बांटते हैं। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये पैसा कमाने की इंटेंशन से करा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल, सब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैंने अभी एक्टिविटीज बताई, अगर वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है तो वो सोशल कहलाती हैं। तो रिलीजियस वो हो गई जो आप धर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उन्हीं एक्टिविटीज में धर्म इन्वॉल्व नहीं है, मान लो मैं नॉर्मली बाहर जाके किसी को खाना बांट देता हूं यार, ठीक है, तो वो क्या रिलीजियस एक्टिविटी है? नहीं, वो सोशल एक्टिविटी है। ठीक है जी। उसके बाद पेरेंटल, मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी कपड़े प्रेस करती हैं, ठीक है जी, मम्मी होमवर्क कराती हैं, क्या वो पैसे लेती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड द लास्ट, पेट्रियोटिक। अच्छा, अब ये चैलेंज है पेट्रियोटिक। सब सोल्जर के लिए, सोल्जर जो एक्टिविटी कर रहा है वो इकोनॉमिक है या पेट्रियोटिक है? वो इकोनॉमिक है, बिल्कुल, सैलरी मिलती है उसको, उसके लिए फ्री में काम नहीं होता, ठीक है। उसकी इंटेंशन अंदर से कुछ भी हो, क्या पैसा मिल रहा है उसके लिए, पैसा मिल रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ही इज अ पेट्रियट, ठीक है, ही इज अ पेट्रियोटिक पर्सन, ठीक है। बट क्या वो एक्टिविटी इकोनॉमिक है? तो बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन मैं लोगों को जाकर 15 अगस्त पे झंडे बांटता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या वो एक्टिविटी इकोनॉमिक है? नहीं, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो सिर्फ एक पेट्रियोटिक इमोशन की वजह से करी जा रही है, ठीक है। लिख लिया आपने? चले आगे, चलते हैं जी। डिफरेंशिएशन समझेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हेडिंग लिखेंगे इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले मीनिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हैं जो पैसा कमाने की इंटेंशन से होती हैं और जिससे आप अपनी रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर सकते हैं। एक्टिविटीज बाय विच वी कैन अर्न और लाइवलीहुड, वो एक्टिविटीज जिससे हम अपने जिंदगी के खर्चे पूरे करते हैं, ठीक है जी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, sympathy, पेट्रियोटिज्म, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है जी, इंटरेस्ट। आप घर पर रोज शाम को जाकर गिटार बजाते हैं, ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो भी सकती है, ठीक है जी। आप प्रोफेशनल हैं, आप वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं और उससे आपकी कमाई होती है, देन इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। बट अगर सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, यू जस्ट वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम,
ठीक है जी, देन इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स, क्या होंगे एग्जाम्पल्स? ट्रेडर सेलिंग गुड्स, भाई केले वाला केले बेच रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है। सर्विसेज, कंपनी सेलिंग सर्विसेज। तो ये सारी की सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनकी इंटेंशन क्या है? मुनाफा कमाना, सिंपल, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक, मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, ठीक है जी। हिंदी में लिख लेता हूं साहब। सेवा करते हैं साहब आप जाके, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। आप गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, आप मंदिर में जाके सेवा करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें क्या है? कम्युनिटी सर्विसेज। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अब बिजनेस की बात करें, ये तो क्या था? एक्टिविटीज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। क्या बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? साहब बिल्कुल है। क्या ये मुनाफा कमाने की इंटेंशन से किया जाता है बिजनेस? बिल्कुल किया जाता है। तो हेडिंग लिखेंगे बिजनेस और उसको समझेंगे कि थियोरेटिकली बिजनेस का मतलब क्या है। लिखें जी। A business may be defined as an economic activity a business may be defined as an economic activity involving production, sale or exchange of goods and services undertaken with a motive of earning profits, undertaken with a motive of earning profits by satisfying human needs in the society, by satisfying human needs in the society. The organizations pursuing these activities are known as business enterprises और business firms। ठीक है जी, पढ़ते हैं और समझते हैं। साहब बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन्वॉल्विंग, क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें?
ओहो, 3, एक सेकेंड, तीन एक्टिविटीज कौन सी? प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज। या तो आप बना रहे हो, ठीक है, या आप सिर्फ बेच रहे हो, बना नहीं रहे हो, ठीक है, और या फिर आप एक्सचेंज करते हो। क्या? या तो वो गुड्स हैं और या फिर वो सर्विसेज हैं। ध्यान से समझते हैं, पहले सिर्फ गुड्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। साहब, आपका बिजनेस 3 तरीके का हो सकता है गुड्स के पर्सपेक्टिव में। या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप प्रोड्यूस करते हैं, आप ट्रेडर हैं, ठीक है जी, आप बनाते नहीं हैं, आप बना बनाया माल खरीदते हैं, अपनी दुकान पर रखते हैं और उसको बेच देते हैं। एसी, टीवी, फ्रिज, ठीक है जी, की दुकानें हो गई जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तीसरा, आप एक्सचेंज करते हैं, किराए पे लेते हैं, ठीक है जी, किराए पर देते हैं कोई चीज, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। फिर है सर्विसेज की बात करते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है जी, आप एयरटेल हैं तो आप क्या हैं? सर्विस प्रोवाइडर। तो प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। आप सिर्फ इंटरमीडिएटर हैं, जो मोबाइल की दुकानें खुली नहीं है, ये क्या है? ये इंटरमीडिएटर है, ये सेल करते हैं सर्विस की, बनाते नहीं है। ये लोग सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये बीच के लोग हैं, इंटरमीडिएटर हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसमें प्रोडक्शन और सेल ही ज्यादा इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ सर्विस, ठीक है। अंडरटेकन विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुनाफा कमाना। अगर ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना नहीं है तो साहब वो एक बिजनेस नहीं है। सो मोटिव शुड ऑलवेज बी अर्निंग, ठीक, बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोडक्ट मैं खरीदता हूं तो उसकी यूटिलिटी होती होगी मेरे लिए, उसका कोई इस्तेमाल होगा मेरे लिए, और मेरी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई करता होगा, वो गुड या वो सर्विस, ठीक है। सो एक सर्विस या एक प्रोडक्ट हमेशा कोई ना कोई रिक्वायरमेंट या कोई ना कोई नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम बोलते हैं या तो बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर हम उनको बोलते हैं बिजनेस फर्म्स, ठीक है साहब। प्लीज डू रिवाइज योर क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमेशा एक इंटरेस्टिंग नजर से इस सब्जेक्ट को देखना, बिकॉज लाइफ लॉन्ग ये कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे, ठीक है। प्लीज डू रिवाइज दिस लेक्चर। आई विल पिक दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।